Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi and very warm welcome to my YouTube channel Biological. Hope you all are doing it. Well, so इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में. ओके, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम जानेंगे वो भी देखेंगे. और थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियोस अपलोड करने में, बट आई विल ट्राई टू मेक इट कंटिन्यूअस as much as possible. Okay, so let's start the video. क्या जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जानना क्या है तो आखिर हम जानेंगे क्या. ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा IUCN कैटेगरी के बारे में कि आखिर IUCN क्या है, IUCN ने कैसे कैसे कैटेगराइज़ किया है अगर उन्हें कोई स्पीशीज़ किसी में प्लेस करनी है, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी कैटेगरी में हम किसी स्पीशीज़ को कब रख सकते हैं कि हाँ ये इस कैटेगरी की, हाँ ये इस कैटेगरी की. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन की, हम बात करेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन की. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, द मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया. फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में हम जानेंगे. कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, जैसे कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. हम लोग बात करेंगे कुछ सेंचुरीज़ के बारे में जो कि टॉप 10 सेंचुरीज़ हैं इंडिया की. ओके, तो हम उनके बारे में भी देखेंगे. तो देखते हैं कि आखिर IUCN है क्या. IUCN इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, या फिर हम इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी बोल सकते हैं. तो ये IUCN जो है ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, जैसे हमारे और सारी जो यूनियंस बनाई गई हैं, जैसे IUPAC हो गया, या हमारा जो कि नेमिंग करता है बायोलॉजिकल साइंस में किसी को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, ये सारी ICBN जितनी भी चीज़ें हैं, तो जितनी काउंसिल या यूनियंस बनाई गई हैं ये सब किसी न किसी एक स्पेसिफिक मैटर पे फोकस करती हैं, उससे रिलेटेड लॉज बनाती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें देती है कि हाँ अब ये ऐसा हो रहा है, अब ये ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में हम जानते हैं. ऐसे ही क्या है कि IUCN ने क्या किया है, IUCN की एक रेड डेटा बुक है. ओके, IUCN की एक रेड डेटा बुक है, उसमें सभी स्पीशीज़ का कच्चा चित्ता रखा जाता है, वो जो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और वो जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं हैं वो भी, सबकी सब, क्योंकि नेचर तो सबके लिए एक जैसा ही है ना. तो हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो हमें सारी स्पीशीज़ देखनी है. सारी स्पीशीज़ का जितना हम इवेलुएट कर पा रहे हैं वो, और जितना हम नहीं कर पा रहे हैं वो तो हमारे बस में ही नहीं है. ओके, तो जितने को हम इवेलुएट कर पा रहे हैं क्या उनका सफिशिएंट डेटा हमारे पास है, या हम डेटा डिफिशिएंट हैं. अगर डेटा डिफिशिएंट है तो भी हम उसको किसी कैटेगरी में, क्या डेटा डिफिशिएंट कैटेगरी में रख देंगे. फिर एडिक्वेट डेटा जो हमको मिला है, क्या उस डेटा से हम कुछ आउटपुट निकाल पा रहे हैं, यानी कि ये जो कैटेगरीज बनाई हैं IUCN ने, ये किस तरीके से आ गई हैं या कैसे हम इन्हें देख पा रहे हैं. इन्हें हम देख पा रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज़ की कितनी पॉपुलेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है. एक सर्टेन क्राइटेरिया है, क्या इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर हैं, इतने से कम है, उस हिसाब से इनको इन कैटेगरीज़ में रखा गया है. तो ये कैटेगरीज़ के नाम है लीस्ट कंसर्न में वो स्पीशीज़ आती हैं जो कि मतलब नॉर्मली अच्छी खासी तादाद में पाई जाती हैं हमारी चारों तरफ. ठीक है, नियर थ्रेटेंड जो कि इस थ्रेटेंड की कैटेगरी में आने से थोड़ा ही पहले हैं. ठीक है, ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है थ्रेटेंड वाली, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओके, इन तीनों में ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है उनके नंबर्स और पर एरिया स्क्वायर में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से. ओके, तो ये जो कैटेगरी है वल्नरेबल यानी कि वल्नरेबल को हम लोग कैसे जानते हैं कि हाँ भैया ये जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है ये स्पीशीज़ और इसको अब जो है बचाना बहुत ज़रूरी है. इंडेंजर्ड क्या है, उससे एक लेवल ज़्यादा, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कि बहुत ही कम बचे हों. ठीक है, जो कि बहुत ही कम बचे हों हमारे उस स्पीशीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स. फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो अगर किसी भी जानवर का या किसी भी स्पीशीज़ का अगर कोई नेटिव प्लेस है जहाँ वो रहता था, ठीक है, जहाँ वो रहता था या जहाँ उसका नेचुरल इलाका है, अगर वो वहाँ से गायब हो गया है, अभी सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, जहाँ हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि
किसी भी उसका हम एक्स सितु कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसकी जगह से लाके दूसरी जगह, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में, अपने नेचुरल एरिया में अब नहीं पाए जाते हैं। और एक्सटिंक्ट तो वो सभी स्पीशीज़ जो कि कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो ही चुकी हैं। ओके, सो ये जो एरो दिखा रहा है आपको लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन दिखा रहा है कि कौन कौन एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो इसका जो रेड लिस्ट का क्राइटेरिया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल में इनको रखा जाता है, कि पॉपुलेशन साइज़ पहले से कितना परसेंट कम हुआ है। अगर मोर देन और इक्वल टू 90% कम हुआ है देन इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 70% देन इंडेंजर्ड एंड 50% देन इट इज़ वल्नरेबल। ओके, फिर रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज़ कितना हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% इंडेंजर्ड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% देन इट इज़ वल्नरेबल। ओके, स्मॉल रेंज यानी कि एक्सटेंट ऑफ अकरेंस क्या है, पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। एरिया क्या है इनमें, इनका उसका सिर्फ 5000 किलोमीटर स्क्वायर और 20,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। इतने कम एरिया में ये सिकुड़ के रह गए हैं, इतने कम एरिया में ये सिकुड़ के रह गए, मतलब इनका जो पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था वो इतना छोटा सा एरिया रह गया है। ओके, इस हिसाब से इनको इन तीनों कैटेगरी में रखा जा रहा है। फिर स्मॉल रेंज एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी लेस दैन 10 किलोमीटर स्क्वायर, 500 किलोमीटर स्क्वायर और 2000 किलोमीटर स्क्वायर। देन स्मॉल एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन 250 फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि लेस दैन 250 इंडिविजुअल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आर लेफ्ट ऑफ एनी स्पीशीज would be placed in the critically endangered list or critically endangered category of the IUCN Red Data Book. Then if it is less than 2500 then it would be placed in endangered, and less than 10,000 would be placed in vulnerable. Okay, then very small population less than 50, less than 250 or less than 1000. Okay, very small range it is given. This data is sufficient for you for let you know that how you would categorize or how you would put a species into a certain category. Okay, फिर हम लोग देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आखिर होती क्या है। भाई बायोडाइवर्सिटी की तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि अगर बायोडाइवर्सिटी का नाम हम लोग देखें तो बायो मतलब लिविंग और डाइवर्स मतलब या डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सभी के सभी की जो हम स्टडी करेंगे या सभी के सभी के बारे में जो उनका प्रेजेंस है अर्थ पे, वही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, इट रिफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ। कितने प्रकार से जीवन खुद को एग्जिस्ट किए हुए है इस शानदार गोले पर जिसका नाम है अर्थ। ओके, द टर्म बायोडाइवर्सिटी यूजुअली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द वेरिएशन एट द जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल। ओके, बायोडाइवर्सिटी को द बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन बूस्टिंग द इकोसिस्टम। भाई कैसे, जैसे हम लोग इकोसिस्टम जब पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में तो हम लोग फूड चेन पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी जो उसमें चीज़ है वो फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी टाइप का अगर आपका फूड चेन है तो हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर ये फ्लो ऑफ एनर्जी टूटता है, तो ना तो सही से इवोल्यूशन हो पाएगा या आगे के जितने भी उस पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होंगे वो पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, या फिर वो कैसा पड़ेगा, उनको कोई वेरिएशन ढूंढना पड़ेगा, खुद में कोई वेरिएशन करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सकें, पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। ठीक है, अब चेंजेस किस किस वजह से आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में? पॉल्यूशन, भाई सीधी सी बात है, जब गर्मी बढ़ेगी अर्थ पे तो कहाँ जाएंगे पोलर बेयर, ख़त्म ही होंगे। इन्वेजिव स्पीशीज़, कोई स्पीशीज़ बाहर ही आ रही है। ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब जंगल काटते चले जाओगे तो रहेंगे कहाँ जानवर। ओके, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं वो तो हो ना हो कई काफ़ी हद तक हमारे ही हाथ में है कि जिस हिसाब से हम पोल्यूशन फैलाते हैं उस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती हैं और पोल्यूशन की वजह से भी
सारे जानवरों को दिक्कत होती है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा मोबाइल टावर्स की वजह से बीज को दिक्कत होती है, और ये बर्ड्स को दिक्कत होती है पोल्यूशन की वजह से। तो बहुत बहुत हर तरीके से हर लेवल पे हमारे द्वारा किए गए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मतलब ऐसा हमारे द्वारा फैलाई हुई गंदगी है, उनसे हर तरीके के जानवर को फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। कोई जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में जगह कम होगी, जगह है 2 लोगों की, आप बैठा लोगे उसमें 10 लोग, तो दिक्कत तो होगी। लेकिन इस चीज़ को सही से करा जाए तो हम साथ में रह के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज़ है, अब देखते हैं ये चीज़ कितने आगे जाती है, बट हम अपने टॉपिक पे स्टिक करते हैं। सो वी ऑल नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये तो सबको पता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इस यहाँ पे 2 टर्म लिखे हुए हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। ओके, इन सीटू का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो जानवर रहता है, यानी कि वो उसका घर है, जहाँ पे जो जानवर रहता है, अगर हम उसको वहीं रहते रहते प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें, और एक एडिकेट जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करें, जो उसके बढ़ने के लिए, यानी कि उसको ग्रो करने दे, उसको रिप्रोड्यूस करने दे और अपना नंबर बढ़ाने में मददगार हो, उस तरीके कंजर्वेशन को बोलते हैं इन सीटू। और अगर हम उस जानवर को वहाँ से उठा लाएं, या उस स्पीशीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ से उठा लाएं और ऐसी जगह कंजर्व करें, ऐसी जगह उसकी देखभाल करें, ऐसी जगह उसे रिप्रोड्यूस करने का मौका दें जो उसका घर नहीं है, लेकिन हमने आर्टिफिशियली उसके घर जैसा माहौल वहाँ प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन के जैसा भी बताया मैंने, वही डेफिनेशन है। इट इज़ द मेथड ऑफ कंजर्विंग all the living species, especially the wild and endangered species, especially the wild and endangered species in their natural habitats। क्योंकि वो इंडेंजर क्यों हैं? क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट ही ख़त्म हो रहा है, उसी से तो बचाना है। इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्स सीटू में क्या हो रहा है, हम वहाँ से लेके आ रहे हैं और हम दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीशीज इन द आर्टफुल हैबिटेट्स। आर्टफुल यानी कि किस तरीके के हैबिटेट्स? आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, खुद से बनाई हुई, दैट रिफ्लेक्ट देयर नेचुरल लिविंग, जो उनके नेचुरल लिविंग की तरह हो, जहाँ वो रहते हैं वैसा ही हो। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? एक्वेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, जैसे अपना लखनऊ में NBRI है, क्रायो प्रिजर्वेशन, DNA बैंक्स एंड जूज। ओके, तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है कि आप लिक्विड नाइट्रोजन में या अल्टीमेटली लोअर टेम्परेचर पे इसको रखें, ठीक है, और क्या करें, इसका जो स्पर्म्स हैं या जितने जर्म सेल्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके, ताकि आगे हम जब चाहें तो इससे लैब में ही या सिंथेटिकली या नेचुरली उसे ग्रो कराया जा सके। DNA बैंक्स भी ऐसे बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे DNA हर स्पीशीज़ का स्टोर हो रखा है, कि अगर हमें उससे क्लोन करना है या कुछ बनाना है तो हम बना सकते हैं वापस से। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक सोच है, अब ये सोच किस हद तक सही होती है वो बात अलग है। ओके, फिर हम लोग एक ओवरऑल देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट 405 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, लेकिन मतलब मेजर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे या देखेंगे। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। इससे आपको क्या है कि अगर आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी की नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। ये ग्रेट हिमालयाज़ में जम्मू कश्मीर साइड एरिया में, इधर नीचे ये साइलेंट वैली, डंडेली, और ये हमारा वन विहार भोपाल का डेजर्ट, रणथंभौर ये आपका जो है राजस्थान में है, दुधवा नेशनल पार्क है आपका, ये जिम कॉर्बेट है नैनीताल वाला। ठीक है, तो आपको क्या है, ये कंचनजंगा, ये सारे नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए। ये मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, इस जो इसकी ये PDF होगी, मैं अपलोड करके इसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मेजर सभी इसमें नेशनल पार्क हैं, जैसे कैम्बल नेशनल पार्क इंडिया के अंडमान एंड निकोबार में, गैलेथिया, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क। ओके, जितने भी मेजर नेशनल पार्क हैं उन सब की लिस्ट है ये पूरी, और इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी वीडियो का बाद में। सो टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं कि कौन सी टॉप 10 ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ओके, नैनीताल में। फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में है, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क इन, अब बंगाल में है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि ये बंगाल टाइगर के लिए होगा,
क्योंकि बंगाल टाइगर भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है और हमें बंगाल टाइगर बचाना ही बचाना है। ओके, तो ये बंगाल टाइगर जो है ये उसके लिए सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, ये भी आपका टाइगर्स के लिए ही है मेनली। ठीक है, फिर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, बंधवागढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान एंड गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड। इतने जो हैं ये आपके टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया की, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे मतलब सभी तरीके की स्पीशीज़ को और एनिमल्स को मदद कर रही हैं। ओके, तो हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी आखिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इंडिया में जो कि अभी विलुप्त होने की कगार से बस थोड़ा ही पीछे हैं। जैसे सबसे पहला है एशियाटिक लायन। ओके, एशियाटिक लायन ये जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इंडिया की। आपको मैंने इसलिए फ़ोटो भी डाल दी है साथ में ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। देन इट इज़ बंगाल टाइगर। ओके, या बंगाल टाइगर जो कि अभी हम लोग को पता था कि ये यहाँ पे जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे इसको देखभाल करी जा रही है इसकी। देन स्नो लेपर्ड इज़ ऑल्सो द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया। देन नीलगिरी थार, इन कश्मीरी रेड स्टैग, बारहसिंगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, नॉर्मल ब्लैक बग, ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मारने पर सबको सज़ा होती है। तो अपने सैल्मन बॉय ने भी इनको जो है भाई या किसी ने मतलब उसको कोशिश करी थी मारने की, तो ये वही वाला ब्लैक बग है। एंड वन हॉर्न राइनोसोरस, दीज आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया। ओके, हम लोग छोटा सा देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि आखिर प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर एज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973। जैसे कि हमको उसके नाम से पता चल रहा है कि ये टाइगर के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था। ओके, अप्रैल 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसमें क्या बोला गया था कि जितने भी टाइगर हैं अब बहुत कम बचे हैं और अब बहुत ज़रूरी हो गया है उन टाइगर्स को बचाना, क्योंकि ये हमारी पहचान बताते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान बताते हैं और इनका नेचुरल हैबिटेट में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, द प्रोजेक्ट एम्स एट इंश्योरिंग अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि इन सितु कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज अ नेचुरल हेरिटेज forever represented as close as possible the diversity of ecosystem across the distribution of tigers in the country। ओके, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंदिरा गांधी के टेन्योर में अप्रैल 1973 में चलाया गया था और उसका मेजर जो एम था वो इन सितु कंजर्वेशन करना था, किसका, बंगाल टाइगर्स का, और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाए रखना। ठीक है, तो कैलाश संखला वॉज द डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इनको जिम्मेदारी दी गई थी इस प्रोजेक्ट टाइगर को ढंग से चलाने की, और आज इसी प्रोजेक्ट टाइगर के कारण हम अच्छी खासी बढ़ी हुई पॉपुलेशन इंडिया में टाइगर्स की देख पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड दिस इज अर्पित चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द बायोलॉजिकल। स्टे ट्यून्ड।